so next topic we will discuss regulation of potassium. ठीक है, important one. किडनी के अंदर today the topic is about regulation of potassium. Regulation of potassium. ठीक है जी. Actually potassium is an electrolyte which is also very important. कल हमने रीअब्जॉर्प्शन के सारे कंडीशन पढ़े थे, फिर ट्यूबुलर डिफेक्ट पढ़े थे. ठीक है, उसके बाद हम टॉपिक पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ पोटासियम के बारे में. पहले तो आप लोगों ने याद रखना है कि पोटासियम इज अ मोनोकैटायनिक. पोटासियम इज मोनोवेलेंट कैटायन because it is one of the electrolytes which has positive charge. और वो इलेक्ट्रोलाइट जिस पे चार्ज पॉजिटिव होता है उसको हम कैटायन कहते हैं. और इसका जो सिंबल है पोटासियम का दैट इज कॉल्ड K+. और इसका मतलब ये है कि इस पे सिंगल चार्ज है और फिर ये पॉजिटिव है तो उसको मोनोवेलेंट कैटायन कहते हैं. ठीक है जी. नेक्स्ट पॉइंट इसमें याद रखना है कि पोटासियम इट प्ले रोल इन the following. नंबर 1 इसके बारे में याद रखें, जो पोटासियम है हेल्प इन मसल कॉन्ट्रैक्शन. एक्चुअली जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है वो तो कैल्शियम की वजह से होता है, लेकिन अलोंग विद कैल्शियम जो सपोर्टर होता है कंट्रैक्शन में वो पोटासियम जो होता है. तो पोटासियम अलोंग विद कैल्शियम हेल्प इन मसल कंट्रैक्शन. नेक्स्ट देखिए, हेल्प इन नर्व कंडक्शन. ब्रेन के अंदर एक न्यूरॉन से दूसरे में इम्पल्स को कंडक्ट करना ये भी पोटासियम का काम होता है. तो ब्रेन के अंदर जो न्यूरोनल कंडक्शन है वो भी पोटासियम की वजह से होती है. और नेक्स्ट देखिए, मेंटेन फ्लूइड अक्रॉस दी सेल. मतलब इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड मेंटेनेंस ये भी पोटासियम करता है. हमने ये डिस्कस किया था कि हर सेल में सोडियम पोटासियम एटीपीएस पंप होता है. उस पंप के जरिए सोडियम जो है ना वो बाहर जाता है, पोटासियम अंदर आता है. और इसकी जो फ्लो है, और जब भी सोडियम पोटासियम के साथ जाएगा तो वो वाटर को ड्रैग करेगा. तो इन द सेल और आउटसाइड द सेल जो फ्लूइड की मेंटेनेंस है वो तब होगी जब कौन सी चीज काम करेगी, पोटासियम काम करेगी. इसके बारे में नीचे नोट में लेके सेल्स आर पोटासियम बेग. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस. ठीक है, सेल्स आर पोटासियम बेग. इससे मुराद ये है कि मेजॉरिटी सेल कंटेन पोटासियम. मतलब सेल के अंदर जो मोस्ट कॉमन या अबंडेंट इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट है दैट इज कॉल्ड पोटासियम. तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो पोटासियम है इसका ज्यादा लेवल सेल के अंदर मिलता है. देयरफॉर पोटासियम इज इंट्रासेलुलर. ये क्या होता है, इंट्रासेलुलर होता है. नेक्स्ट आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल इसकी फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलाई से डायरेक्ट होती है. इट इज फ्रीली फिल्टर फ्रॉम ग्लोमेरुलाई. जो ग्लोमेरुलाई है उससे फिल्ट्रेशन इसकी फ्रीली होती है. फॉर एग्जांपल ग्लोमेरुलाई अलाउ पोटासियम टू फ्रीली फिल्टर इन द किडनी. और फिर जब हम पोटासियम को फिल्टर करेंगे तो उसको हम यूरिन में ज़ाया नहीं कर सकते, तो उसको हम वापस क्या करेंगे, रीअब्जॉर्ब करेंगे. यहाँ पे आप लोग लिखे कि इसकी रीअब्जॉर्प्शन किस तरह होती है, कि रीअब्जॉर्प्शन ऑफ पोटासियम ये फिर किडनी के अंदर किस तरह होती है और कौन कौन सी पार्ट होती हैं. यहाँ पे आप लोग को पता चल गया है कि पोटासियम के बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है. इन फंक्शन को मद्देनजर रखते हुए कि वंस पोटासियम इज फिल्टर तो वी कांट से दैट इट विल गो इनटू यूरिन. इट शुड बी रीअब्सॉर्ब बैक इनटू द ब्लड. ये ब्लड में आना चाहिए. देखिए कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था दिस इज अ बोमेन कैप्सूल. ठीक है, और इस बोमेन कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलाई होती है, ऐसा है कि नहीं, इट कंटेन ग्लोमेरुलाई. बोमेन कैप्सूल के बाद जो पार्ट स्टार्ट होता है दैट इज कॉल्ड PCT, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल. फिर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल के बाद डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले. ठीक है, और फिर यहाँ पे हमने डिस्कस किया था दैट इज कॉल्ड असेंडिंग लूप ऑफ हेनले. फिर इसके बाद DCT, फिर कलेक्टिंग डक्ट्स एंड कलेक्टिंग टिब्यूल्स आ जाती हैं.
देखिए ये हम प्रीवियस 3-4 दिन से जो लेक्चर ले रहे हैं ये हमने सारे के सारे डिस्कस किया है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए, ये जो पार्ट है दैट इज थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और यहाँ पे जनाब DCT है, फिर इसके बाद कलेक्टिंग डक्ट्स आते हैं। क्लियर है। अब पॉइंट ये है कि जब पोटाशियम यहाँ से ग्लोमेरुलाई के जरिए क्या हो जाए, फिल्टर हो जाए, फिर ये पोटाशियम फिर क्या होगा कि ये नीचे जाएगा, अगर ये रीअब्सॉर्ब ना हो जाए तो फिर ये तो यूरिन में जाएगा। लेकिन पोटाशियम का लेवल अगर ब्लड में कम हो जाए तो वो भी डेंजरस है, पोटाशियम का लेवल ब्लड में बढ़ जाए तो वो भी डेंजरस है। इसकी रेगुलेशन चाहिए। रेगुलेशन मीन कि किडनी कैन कीप पोटाशियम इन नॉर्मल लिमिट। अब नॉर्मल लिमिट में कैसे रखेगा, कुछ पोटाशियम फिल्टर करेगा, कुछ पोटाशियम रीअब्सॉर्ब करेगा और कुछ पोटाशियम बॉडी से बाहर निकालेगा। अगर हम देखें एक चीज़ है उसको फिल्टर करें, जो हमें चाहिए उसको वापस ले ले, जो नहीं चाहिए उसको बाहर निकाले, तो उस सब्सटेंस की क्या होती रहेगी, रेगुलेशन होती रहेगी। अब क्वेश्चन ये है कि जब पोटाशियम फिल्टर हो जाए तो उसकी मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन ये कहाँ से होती है, आंसर इज PCT, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल से। यहाँ पे लेके रीअब्सॉर्प्शन में द फर्स्ट साइट दैट इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। यहाँ पे लेके इट इज द साइट, हाँ जी, फॉर मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन। मतलब अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि पोटाशियम की जो मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन है किडनी के अंदर वो कहाँ से होती है, आंसर है PCT, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। और PCT के अंदर ब्रुश बॉर्डर्स होती है जो रीअब्सॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है। नेक्स्ट देखिए, इट इज रीअब्सॉर्ब, जो पोटाशियम है रीअब्सॉर्ब पैरासेलुलरली by a mechanism known as, सिर्फ इसका नाम याद रखे, कभी कभार एग्जाम में आता है, दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट ड्रैग मैकेनिज्म। इसको क्या कहते हैं, सॉल्वेंट ड्रैग। ये जो सॉल्वेंट ड्रैग है ये एक ट्रांसपोर्ट है, लेकिन इसके अंदर ATP यूज नहीं होती। इसका मतलब ये है कि सॉल्वेंट ड्रैग मैकेनिज्म इज अ पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये क्या होता है, पैसिव। इसके अंदर हम ATP को खर्च नहीं करते। तो जब भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, PCT जो है ये एपिथेलियल सेल से बनी होती है। किस सेल से, एपिथेलियल। आप लोग मुझे ये बताएं कि अगर यहाँ पे पोटाशियम है तो इन बिटवीन द सेल के दरमियान से जाकर रीअब्सॉर्ब होती है और ब्लड में जाती है, एंड द रीअब्सॉर्प्शन व्हिच इज अकरिंग बिटवीन द सेल इट इज कॉल्ड पैरासेलुलर रीअब्सॉर्प्शन। हमने डिस्कस किया है कि नहीं, अगर किसी चीज की रीअब्सॉर्प्शन सेल के जरिए हो जाए तो वो क्या है, ट्रांससेलुलर। अगर वो सेल के दरमियान में हो जाए तो पैरासेलुलर है। तो PCT में मैक्सिमम पोटाशियम की रीअब्सॉर्प्शन ये क्या होती है, पैरासेलुलर की। और पोटाशियम की वापस जाने पे किसी किस्म की ATP नहीं लगती, ये खुद जाती है, और ऐसे मैकेनिज्म को हम सॉल्वेंट ड्रैग मैकेनिज्म कहते हैं। तो सॉल्वेंट ड्रैग मैकेनिज्म इज अ ट्रांसपोर्ट वेयर ATP इज नॉट यूज्ड, देयरफॉर इट इज अ पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट। और यहाँ पे पोटाशियम का जो वापस जाना है ये राउंड अबाउट तकरीबन 60 से 70% होता है। तो मतलब अगर 100% पोटाशियम फिल्टर हो जाए तो उससे 60 से 70% रीअब्सॉर्प्शन कहाँ से होती है, PCT से होती है। क्लियर है। अब इसके बाद PCT के बाद जो पोटाशियम है वो आगे जाएगा और पहुंच जाएगा थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में। किसमें, थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। अब कुछ पोटाशियम की जो रीअब्सॉर्प्शन है वो कहाँ से होगी, थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। अब इधर देखें, कल के लेक्चर में याद करें, ये वाला जो पार्ट है इसमें एक स्पोर ट्रांसपोर्टर है। उस स्पोर ट्रांसपोर्टर का काम सोडियम, पोटाशियम एंड 2 क्लोराइड को वापस लेके जाना है, याद है कि नहीं। और इस जगह पे कौन सा ड्रग काम करता है, लूप डाययूरेटिक, जिसको फ्यूरोसिमाइड कहते हैं। और यहाँ पे एक डिजीज भी हमने पढ़ी थी, बार्टर सिंड्रोम। कौन सी, बार्टर सिंड्रोम। अगर थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में हम इन 3 चीजों को वापस लेके जा रहे हैं तो उनमें से एक पोटाशियम है कि नहीं, तो some of the potassium is reabsorbed back into the blood by which part of the nephron, thick ascending loop of Henle। यहाँ पे लेके the potassium in this segment is reabsorbed along with सोडियम एंड ऑफ क्लोराइड। किसके साथ जाएगी, सोडियम क्लोराइड थ्रू, ये मेंशन करें,
थ्रू सोडियम, हाँ जी, पोटासियम एंड टू क्लोराइड सिम्पोर्ट। सिम्पोर्ट इसलिए कहते हैं कि इन तीनों की जो डायरेक्शन है वो एक एक अपोजिट है, सेम डायरेक्शन, और ऐसा ट्रांसपोर्ट जिसमें सारी चीजें एक ही डायरेक्शन में रिजॉल्व हो जाए तो उसको हम सिम्पोर्ट कहते हैं, जिसको हम को ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो ये एमसीक्यूज भी आता है कि पोटासियम की रिअब्जॉर्प्शन एक असेंडिंग लूप ऑफ हैंडने से किसके जरिए होता है, सोडियम पोटासियम टू क्लोराइड के जरिए होता है। क्लियर है कि नहीं? यहाँ पे जो पोटासियम है वो तकरीबन 10 से 15% रिअब्जॉर्ब होती है। कितना? 10 से 15% रिअब्जॉर्ब होती है। अब यहाँ पे आते हैं कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। तो इसके बाद जो नेक्स्ट है इसमें लेके कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट के अंदर यहाँ पे जो पोटासियम है, याद रखें ये जो पार्ट है नेफ्रॉन का, यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट के अंदर पोटासियम जो है वो रिअब्जॉर्ब नहीं होता, यहाँ से पोटासियम सिक्रीट होता है। क्या होता है? सिक्रीट। यहाँ पे लेके दिस पार्ट मेनली सिक्रीट, हाँ जी, द पोटासियम। आप लोगों को पता है रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड वाटर एंड सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पोटासियम। कल हमने पढ़ा था कि जो इंटरकेलेटेड सेल है उसका काम पोटासियम हाइड्रोजन को बाहर निकालना है। अब यहाँ पे मेन पॉइंट ये है, ये जो पार्ट है ये पोटासियम लेवल को सेंस करके डिसाइड करती है कि मैंने पोटासियम को रखना है या बाहर निकालना है। तो दिस एरिया कलेक्टिंग डक्ट इज द मेन एरिया वेयर पोटासियम सिक्रीशन अकर। यहाँ पे पोटासियम क्या होता है? सिक्रीशन। अब एनालिसिस स्टेप 1 में एक क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन आप लोगों ने यहाँ से ध्यान में बैठाना है। चाहे ये पूरा कंसेप्ट आप लोग भूल जाए, नो प्रॉब्लम, लेकिन एक चीज जरूर याद रखें। यहाँ पे अगर हम किडनी में हम बात करें, यहाँ पे ग्लूकोज का पहले के नहीं, ग्लूकोज ब्लड से फिल्टर होता है कितना परसेंट? 100%। फिर 100% ग्लूकोज को रीएब्जॉर्ब किया जाता है किस पार्ट से? टीसीटी। फिर सोडियम भी फिल्टर होकर रीएब्जॉर्ब होता है 67% यहाँ से, 25% यहाँ से, और 8 to 10% यहाँ से होता है। कहने का मतलब कि बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जब वो फिल्टर हो जाए तो वो फिर रीएब्जॉर्ब हो जाती है। क्लियर है? लेकिन वाहिद इलेक्ट्रोलाइट बताए जो फिल्टर भी होता है, हाँ जी, रीएब्जॉर्ब भी होता है, और सेल उसको सिक्रीट भी करता है। बात नहीं समझे? द इलेक्ट्रोलाइट विच इज फिल्टर रीएब्जॉर्ब और सिक्रीट, आंसर विल बी पोटासियम। वो क्या होगा? पोटासियम होगा। तो ये क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट इन द किडनी फिल्टर रीअब्जॉर्ब एंड सिक्रीटेड, आंसर विल बी पोटासियम। इनमें ये तीनों चीजें हैं। अब जिस तरह के हम सोडियम को फिल्टर तो कर सकते हैं, सोडियम को रीअब्जॉर्ब भी करते हैं, लेकिन वो सिक्रीटो नहीं होता। जैसा कि ग्लूकोज है वो फिल्टर होता है, वो रीअब्जॉर्ब होता है, लेकिन वो सिक्रीटो नहीं होता। अगर सिक्रीट करने की कैपेबिलिटी है इंटरकेलेट सेल के अंदर तो किसके लिए है? पोटासियम के लिए। तो बैक सेंटेंस आप लोग नीचे लिखे, पोटासियम इज द ओनली इलेक्ट्रोलाइट विच इज फिल्टर रीअब्जॉर्ब एज वेल एज सिक्रीटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, ये कंसेप्ट याद रखना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखें कि इसकी नॉर्मल रेंज देखें कि पोटासियम की नॉर्मल रेंज क्या है। कि अगर हम पोटासियम को ब्लड में देखते हैं तो नॉर्मल रेंज ऑफ पोटासियम ये कितना होना चाहिए, क्योंकि इसका लेवल ब्लड में रेगुलेट होना चाहिए। अब इसकी नॉर्मल जो रेंज है पोटासियम की, दैट इज कॉल्ड 3.5 to 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। क्लियर है? ये जो मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है ये एक यूनिट है जिसमें हम पोटासियम को मेजर करते हैं। वो 3.5 से लेके कहाँ तक है? 5.5। ठीक है जी। अब यहाँ पे याद रखें कि पोटासियम का लेवल इससे कम नहीं होना चाहिए और इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर पोटासियम का लेवल इससे कम हो जाए, डिक्रीज हो जाए, दैट इज हाइपोकैलेमिया। इसको क्या कहते हैं? हाइपोकैलेमिया। और अगर इससे एक्सीड कर जाए, कंडीशन इज कॉल्ड हाइपरकैलेमिया। तो पोटासियम शुड बी इन द रेंज, नॉट लेस देन 3.5, नॉट मोर देन 5.5। ठीक है? अदरवाइज फिर पोटासियम फ्लक्चुएशन आएगी, इसको इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस कहते हैं। अब यहाँ पे हमने कुछ चीजें ऐसी पढ़नी है कि वो पोटासियम को सेल से बाहर निकाले, और कुछ ऐसी चीजें पढ़नी है कि वो पोटासियम को सेल को अंदर डाले। देखे यहाँ पे लेके कि इंक्रीज, यहाँ पे लेके ये एक टेबल ड्रा करते हैं, इंक्रीज शिफ्ट ऑफ पोटासियम। पोटासियम ज्यादा कहाँ होते हैं? सेल में के सेल से बाहर? सेल में होता है। इंक्रीज शिफ्ट ऑफ पोटासियम आउटसाइड सेल। यहाँ पे किसी भी एग्जाम में जाएंगे तो एक क्वेश्चन जरूर होगा, ठीक है? इंक्रीज शिफ्ट ऑफ पोटासियम आउटसाइड द सेल।
मतलब वो फैक्टर बताएं जिसकी वजह से पोटाशियम सेल से बाहर आता है। बाहर का मतलब कि अगर हम सेल से पोटाशियम को बाहर निकालें तो ब्लड में जाएगा क्या नहीं, तो इट विल लीड टू हाइपर कैलेमिया। ये क्या करा सकता है, हाइपर कैलेमिया। एक्चुअली जो बुक वाले हैं वो इनडायरेक्टली हमसे ये पूछ रहे कि व्हाट आर द फैक्टर विच कैन लीड टू हाइपर कैलेमिया। और हाइपर कैलेमिया के लिए जरूरी ये है कि हम सेल के अंदर पोटाशियम को बाहर किस में निकाल सके, ब्लड में निकाल सके। नेक्स्ट देखें, इंक्रीज ऑफ पोटासियम। हाँ जी, इंक्रीज शिफ्ट ऑफ पोटासियम इनसाइड द सेल। इसका मतलब यह है कि वो कौन सी फैक्टर है कि वो बाहर से पोटाशियम को किधर डाले, सेल के अंदर। तो जब हम बाहर से पोटाशियम को सेल में डालेंगे तो ब्लड के अंदर पोटाशियम का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट हियर हाइपोकैलेमिया। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, हाइपोकैलेमिया की बात कर रहे हैं। ये दोनों चीज समझ गए क्या नहीं। देखिए एक्चुअली नॉर्मली जो हम फिजियोलॉजिकल बात कर रहे हैं कि पोटाशियम इज वेरी वेरी हाई इन द सेल। फॉर एग्जांपल दिस इज द सेल। इसको आप लोगों ने एक डायग्रामेटिकल व्यू में याद रखना है और ये सेल से बाहर ब्लड है, ठीक है। अब देखिए दो बातें हैं एक्चुअली। फॉर एग्जांपल सेल्स आर पोटाशियम बैग, सेल के अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है, पोटाशियम। अब इधर सुन ले, ये कहते हैं कि वो फैक्टर कि जो पोटाशियम की शिफ्ट को इंक्रीज करे सेल से बाहर, अगर हम आउटसाइड इसको लेके आएंगे तो हम किस में डालेंगे, ब्लड में। तो ब्लड के अंदर पोटाशियम का लेवल बढ़ जाएगा, दैट इज कॉल्ड हाइपरकैलेमिया। लेकिन अगर हम पोटाशियम को ब्लड से जनाब लेकर किधर डालते रहेंगे, सेल में, इनसाइड द सेल डालते रहेंगे, तो ब्लड के अंदर पोटाशियम का लेवल कम हो जाएगा, उसको हाइपोकैलेमिया कहते हैं। अब हाइपोकैलेमिया तब होगी कि हम इतने पोटाशियम ब्लड से लेकर सेल में दे दें ताकि जिसकी वजह से ब्लड में पोटाशियम की वैल्यू किससे कम हो जाए, 3.5। और अगर हम सेल से पोटाशियम को निकालते रहेंगे, ब्लड में देते रहेंगे और इसका लेवल एक्सीड कर जाए किससे, 5.5, तो उसको हम हाइपरकैलेमिया कहते हैं। अब आप लोगों को मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा कि एग्जामिनर ये पूछेगा कि कुछ ड्रग्स ऐसी है कि वो हाइपरकैलेमिया करा सकती है, कुछ कंडीशन ऐसी है कि वो भी हाइपरकैलेमिया करा सकती है। अब एग्जामिनर ये पूछेगा कि अगर कोई बंदा है वो एक ड्रग ले रहा है विच इज कॉल्ड डिजिटेलस। कौन सा ड्रग, डिजिटेलस। इसका दूसरा नाम है डाइजोक्सिन। ये नाम सुना है कि नहीं, डाइजोक्सिन। इसका मतलब ये है डिजिटेलस इज अ ड्रग, जो भी बंदा ये यूज करेगा इसका साइड इफेक्ट हाइपरकैलेमिया है। क्या चीज है, हाइपरकैलेमिया। अब जो डिजिटेलस ड्रग है ये करता क्या है, इट इज द ड्रग यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट फेलियर। ये किस में यूज होता है, हार्ट फेलियर। ये मायोकार्डियम सेल के ऊपर जाकर उसकी कंट्रेक्टिलिटी को इंक्रीज करता है। बात समझ गए क्या नहीं। तो हार्ट फेलियर ड्रग है, लेकिन मैं सीवीएस के अंदर इसका जिक्र कर चुका हूँ कि अगर ये वेंट्रिकल सेल है तो हर सेल के ऊपर सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप होता है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल इधर देखे, दिस इज अ सेल आई टेक फ्रॉम द वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट, देयरफॉर इट इज कॉल्ड वेंट्रिकुलर सेल। अब ये एक पंप है, इस पंप की वजह से हाँ जी 3 सोडियम कहाँ जाएंगे, बाहर जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 3 सोडियम बाहर जाएंगे तो कितने पोटाशियम अंदर आएंगे, 2 पोटाशियम। दिस इज सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। याद है क्या नहीं, तो प्राइमरी एक्टिव। जब ये सोडियम बाहर जाएंगे तो इस सेल के ऊपर यहाँ पे एक एक्सचेंजर होता है। वो एक्सचेंजर क्या करता है कि जो सोडियम बाहर गए हैं इसको सेल दोबारा लेता है। क्या करता है, दोबारा लेता है सोडियम को, लेकिन इसके जरिए सेल यहाँ से जनाब किसको बाहर निकालता है, कैल्शियम। प्लीज रिमेंबर दिस इज द हार्ट सेल, वेंट्रिकुलर सेल विच कंटेन सोडियम पोटाशियम पंप एंड सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। क्लियर है कि नहीं। इस पंप का काम 3 सोडियम बाहर निकालना, 2 पोटाशियम को अंदर ले आना। जब 3 सोडियम बाहर जाएंगे तो वो फिर वापस सेल में आएंगे, लेकिन क्या चीज निकालेंगे, कैल्शियम निकालेंगे। अब समझ गए कि नहीं। अब अगर एक पेशेंट है उसकी हार्ट फेलियर है, हार्ट फेलियर के अंदर जो कंट्रेक्टिलिटी है हार्ट की वो क्या हो जाती है, डिक्रीज। व्हेन द हार्ट इज नॉट कंट्रैक्टिंग वेल तो हम एक ड्रग देते हैं जिसमें जाकर इस पे काम करना है। देखिए अगर हम वेंट्रिकल में एक ड्रग के जरिए ये पंप ब्लॉक करें, कैन द सोडियम विल गो आउट, नो। जब सोडियम बाहर नहीं जाएगी तो सोडियम सेल में रहेगी, एंड सोडियम इज अ बिग चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और सेल के अंदर पॉजिटिव चार्ज का बढ़ जाना इसका डीपोलराइजेशन। कौन सी चीज, डीपोलराइजेशन। और डीपोलराइजेशन कैन कॉज सेल कंट्रैक्शन, एक्साइटेशन करते हैं, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, जब सोडियम बाहर नहीं गया तो ये फिर तो वापस नहीं आ सकेगा।
तो जब ये वापस नहीं आएगा, कैन द कैल्शियम इज आउट, नो, तो व्हाट विल हैपन टू कैल्शियम इन द सेल, इंक्रीज, और जहां पे सेल के अंदर कैल्शियम बढ़ेंगे तो वो सेल को क्या करेगी, कंट्रैक्ट करेगी। तो डिजॉक्सिन इज अ ड्रग which blocks sodium potassium ATPase pump in the ventricular cell, leading to increased level of calcium in the cell and help in the contraction of muscle cells in the heart. Therefore, it is a positive ionotropic. Ionotropic वो ड्रग होता है जो हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज कर सकती है। क्लियर है क्या नहीं? तो कहने का मतलब ये है कि प्लीज रिमेंबर, डिजॉक्सिन ड्रग ज्यादा यूज की वजह से पेशेंट में हाइपरकेलेमिया हो सकता है। अब कैसे? अब देखिए, प्लीज रिमेंबर, यहाँ पे पोटाशियम जो है वो कहाँ से आना चाहते हैं, शाबाश, बाहर से। अब आपने एक ड्रग दे दिया डिजॉक्सिन, दैट इज ए, उसने इस पंप को ब्लॉक किया। अब इस पंप ब्लॉक की वजह से सोडियम अंदर रह गए और पोटाशियम किधर रह जाएगा, बाहर। अब ये ड्रग जो बंदा यूज करता रहेगा, कैन पोटाशियम विल गो इनटू द सेल, नो, तो पोटाशियम का लेवल सेल से बाहर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, विच विल लीड टू हाइपरकेलेमिया। क्लियर है क्या नहीं? So the most important side effect of digoxin, that is known as hyperkalemia, very important one, ठीक है। नंबर 2 लिखे, हाइपर ऑस्मोलरिटी। अगर ऑस्मोलरिटी बढ़ जाए, हाइपर ऑस्मोलरिटी, इसका मतलब यह है कि अगर सॉल्वेंट की लेवल कम हो जाए और ऑस्मोलरिटी, सोडियम कंटेंट बढ़ जाए, तो अपने साथ किसको भी इंक्रीज करता है, पोटाशियम को, ये याद रखें। अब कहने का मतलब यह है कि सोडियम पोटाशियम दे वर्क विद ईच अदर, सोडियम का बढ़ जाना कभी कभार ये पोटाशियम को भी इंक्रीज करता है। इसमें और भी मैकेनिज्म है, आगे डिस्कस करने लगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन, इंसुलिन डेफिशिएंसी, वेरी इंपॉर्टेंट वन, इंसुलिन डेफिशिएंसी। इसका मतलब ये है कि अगर हम फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट को बाहर से ड्रग देते हैं, एंड दैट इज इंसुलिन। इंसुलिन का काम यह है कि हाई ग्लूकोज को कम करे, ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल है जो इंक्रीज हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ब्लड कंटेन एक्सेस ग्लूकोज विच इज कॉल्ड हाइपरग्लाइसीमिया। अब इंसुलिन का काम क्या है, इस ग्लूकोज को सेल में डालना ताकि ब्लड में शुगर का लेवल क्या हो जाए, कम हो जाए। लेकिन इंसुलिन का काम यह भी है कि ब्लड के अंदर, फॉर एग्जांपल ब्लड के अंदर क्या करता है, ये ब्लड से पोटाशियम को अंदर डालता है। इसका मतलब यह है कि इंसुलिन न कि ओनली ग्लूकोज एंटर टू द सेल बट इट आल्सो एंटर पोटाशियम इनटू द सेल। क्लियर है कि नहीं? इंसुलिन के होते हुए हम ब्लड से ज्यादा किसको अंदर करेंगे, पोटाशियम। जैसे प्राइमरीली इट एक्ट ऑन द ग्लूकोज बट साइड बाय साइड ये पोटाशियम को भी सेल में डालता है, और जब पोटाशियम ये सेल में डालेगा तो ब्लड में इसका लेवल क्या हो जाएगा, कम, हाइपोकेलेमिया हो सकता है। लेकिन अगर इंसुलिन नहीं है बॉडी में तो हम फिर पोटाशियम को डाल सकेंगे, नो, तो पोटाशियम का लेवल बाहर क्या रहेगा, ज्यादा, विच कैन कॉज हाइपरकेलेमिया। इसलिए यहाँ पे द वर्ड इज इंसुलिन डेफिशिएंसी। क्या है, इंसुलिन डेफिशिएंसी। तो प्लीज एग्जाम में याद रखें, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। टाइप 1 डायबिटीज पेशेंट में क्या होता है, बीटा सेल डिस्ट्रक्शन होता है, उसका पेंक्रियास काम नहीं करता ताकि वो एनफ क्या बना सके, इंसुलिन। तो टाइप 1 डायबिटीज में न कि सिर्फ हाइपरग्लाइसीमिया होता है, उन लोगों में हाइपरकेलेमिया भी होता है, ये इंपॉर्टेंट याद रखें। तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंसुलिन ऑन पोटाशियम, इंक्रीज अपटेक इनटू द सेल। मतलब जिस तरह ग्लूकोज को सेल में डालने की कोशिश करता है, इसी तरह पोटाशियम को भी सेल में डालने की कोशिश करता है। तो अगर इंसुलिन नहीं है तो फिर पोटाशियम हम सेल में नहीं डाल सकेंगे, तो फिर उसका लेवल ब्लड में क्या रह जाएगा, इंक्रीज, दैट इज कॉल्ड हाइपरकेलेमिया। नेक्स्ट है अनदर वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड लाइसिस ऑफ सेल। मतलब ये है कि अगर किसी डिजीज में या किसी इंजरी के बाद सेल की लाइसिस हो रही हो, तो आप लोगों को पहले से पता है कि सेल्स आर पोटाशियम बैग। तो अगर हम सेल को तोड़ेंगे तो उससे क्या निकलेगा, पोटाशियम निकलेगा, क्योंकि हर सेल के अंदर ज्यादा से ज्यादा पोटाशियम होता है। तो जिस तरह के स्केलेटल मसल है, अगर इसकी सेल को हम तोड़े, कंडीशन इज कॉल्ड रेप्टोमायोलाइसिस। ये नाम सुना है कि नहीं, दैट इज कॉल्ड रेप्टोमायोलाइसिस। रेप्टो मीन स्केलेटल मसल, मायो मीन मसल, लाइसिस मीन ब्रेकडाउन। अगर ब्रेकडाउन ऑफ स्केलेटल मसल सेल हो जाए तो वहां पे सेल के अंदर जो पोटाशियम है वो ब्लड में निकलेगा, इट कैन लीड टू हाइपरकेलेमिया। क्लियर है कि नहीं? अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे, इसके बाद लाइसिस ऑफ द सेल के बाद एसिडोसिस। देखिए, अगर किसी पेशेंट को एसिडोसिस है, इसका पीएच नॉर्मल से कम है, तो उस पेशेंट में भी हाइपरकेलेमिया होता है। और ये मैं आप लोगों को लिख के देता हूँ कि दिस इज अ आउट क्वेश्चन इन द एग्जाम, और ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है कि अगर किसी बंदे का पीएच लेस देन 7.35 है, क्योंकि जो नॉर्मल पीएच है वो 7.35 से लेके 7.45 होता है, ये तो सबको पता है कि नहीं।
दिस इज कॉल्ड न्यूट्रल पीएच, जिस पे बॉडी एक्ट करती है। अगर पीएच की मकदार इससे कम हो जाए, कंडीशन इज कॉल्ड ऑफ एसिडोसिस, और अगर इससे बढ़ जाए तो अल्कलोसिस है। क्लियर है? अब एक चीज समझने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ सेल। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्लास डेली लिया करें। कल हमने ये डिस्कस किया था कि हर सेल के ऊपर एक हाइड्रोजन पोटेशियम एंटीकोड होता है, याद है कि नहीं? अब यहाँ पे आप लोग मुझे ये बताएं कि एसिडोसिस का मतलब यह है कि पीएच लेस देन 7.35 है, और एसिडोसिस का मतलब एच आयन का ज्यादा होना है कि कम? हाँ जी। अब यहाँ पे लोग गलत करते हैं। एच आयन इज अ प्रोटॉन, और प्रोटॉन है, ये एसिड है। तो एसिडोसिस का मतलब कि एसिड का ज्यादा हो जाना, तो एच आयन ज्यादा होगा कि कम? ज्यादा होगा। अगर इसको हम निकालेंगे, कम करेंगे, एसिडिक को कम करेंगे, फिर पीएच तो बढ़ेगा। पीएच कम का मतलब यह है, एसिडोसिस का मतलब यह है कि इस एच आयन का लेवल बॉडी में क्या है? ज्यादा है। ये अपोजिट है, ये बढ़ेगा तो पीएच कम होगा, क्योंकि एसिड है और ये पीएच को एसिडोसिस की तरफ लेके जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे पॉइंट याद रख, अगर ये चीज क्लियर हो गई तो फिर आसान है। जब ये एच ज्यादा है, अब ब्लड के अंदर इसका लेवल बढ़ता जा रहा है और ये एनवायरनमेंट को क्या बना रहे हैं? एसिडोटिक। तो फिर इस एच का काम यह है कि ब्लड से किधर जाना शुरू करे? सेल में, ताकि ये एसिड ब्लड में कम हो जाए। लेकिन सेल क्या करता है, जब हम सेल को बाहर से एच डालेंगे तो सेल से बाहर क्या चीज निकलेगी? पोटाशियम निकलेगी। अब ये जो हाइड्रोजन पोटाशियम एक्सचेंजर है, ये सेम डायरेक्शन में है कि अपोजिट? अपोजिट। इसको कहते हैं हाइड्रोजन पोटाशियम एंटीपोड। इसको क्या कहते हैं? एंटीपोड। तो इसका मतलब एसिडोसिस में किस चीज का लेवल बढ़ जाता है? एच। और जब एच बाहर से सेल में जाएगा तो सेल उसकी रिस्पांस पे क्या चीज भेजेगा बाहर? पोटाशियम। तो एसिडोसिस के अंदर पोटाशियम का लीकेज ज्यादा होगा कि कम? ज्यादा होगा। तो ब्लड के अंदर पोटाशियम लेवल बढ़ जाएगा, इसलिए एसिडोसिस कैन कॉज हाइपरकैलेमिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये क्वेश्चन आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट से पूछते हैं, वेरी फ्यू स्टूडेंट विल आंसर कि हाउ एसिडोसिस कैन कॉज हाइपरकैलेमिया। तो इसका आंसर ये है कि जब एसिडोसिस होता है तो ब्लड के अंदर एच आयन का लेवल बढ़ जाता है। अब ये जो एक्सेस आयन से एच आयन ये बाहर से सेल की तरफ जाना शुरू करता है, तो उसकी रिस्पॉन्स पे सेल बाहर को क्या देना शुरू करता है? पोटाशियम। तो जितना एसिड ज्यादा होगा उतना पोटाशियम बाहर निकलेगा। तो एसिडोसिस कैन लीड टू हाइपरकैलेमिया। क्लियर है? नेक्स्ट एक है अनदर वेरी इंपॉर्टेंट, बीटा एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट। मतलब ये ड्रग है एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट, ये हम डिस्कस करेंगे आगे। एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट, एंड आई थिंक ये मैंने आप लोगों को पढ़ाई भी है। जो लोग पुराने हैं, बहुत ज्यादा न्यू तो आप लोगों में से ना, ये सीवीएस सबने पढ़ा होगा। बीटा एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट इज आल्सो नोन एज बीटा ब्लॉकर। क्या है? बीटा ब्लॉकर। जो बीटा ब्लॉकर ड्रग है, प्रोप्रानोलोल, एटिनोलोल, एस्मोलोल, ये सारे के सारे क्या करते हैं? ये हाइपरकैलेमिया करा सकते हैं। ये भी सेल से पोटाशियम को बाहर जाने की जो मूवमेंट है उसको एक्सेलरेट करते हैं। तो बीटा एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट। क्लियर है कि नहीं? यहाँ पे मेन पॉइंट ये है, देखें, जब भी हाइपरकैलेमिया किसी पेशेंट में होता है तो हम उस पेशेंट की अगर लेबोरेटरी, इसमें नोट लेके नोट कि व्हेन यू सस्पेक्ट हाइपरकैलेमिया डू इंसुलिन लैब। हम क्या करते हैं जल्दी? इंसुलिन लैब। इसका मतलब यह है कि हाइपरकैलेमिया का पेशेंट जब भी मिलता है तो आप लेबोरेटरी में जाकर उसका क्या चेक करना चाहिए? इंसुलिन। ज्यादातर केसेस में यही होता है कि इंसुलिन वाज डेफिशिएंट, क्योंकि इंसुलिन डेफिशिएंसी कैन कॉज हाइपरकैलेमिया। और इंसुलिन ना होने का मतलब उस पेशेंट में हाइपरग्लाइसीमिया भी होगा, तो मे बी द पेशेंट इज टाइप 1 डायबिटिक। क्लियर है? तो जब भी हाइपरकैलेमिया पेशेंट हो, उसमें अगर आप किसी हार्मोन की टेस्टिंग करना चाहते हैं तो हार्मोन विल बी इंसुलिन। हम क्या चेक करना चाहते हैं? इंसुलिन। तो डू इंसुलिन लैब इफ यू सस्पेक्ट अ पेशेंट विद हाइपरकैलेमिया। अब देखिए इस डू इंसुलिन के अंदर इस किधर है हाइपोकैलेमिया? हाँ, ये क्या है? ये हाइपरकैलेमिया है। नहीं, वो तो मैं बात कर रहा था, इसका ये नॉर्मल रेंज है। अगर ये रेंज इससे कम हो जाता है तो हाइपोकैलेमिया, अगर बढ़ जाता है तो हाइपरकैलेमिया। तो हम ये वाला लाइन अब हाइपरकैलेमिया की जिक्र कर रहे हैं, और ये लाइन किसकी जिक्र करेंगे? हाइपोकैलेमिया की करेंगे। अब इधर देखें, यहाँ पे ये बात आप तय हो गई कि जब भी हम हाइपरकैलेमिया सस्पेक्ट करेंगे तो हम किस चीज के बारे में सोचेंगे? इंसुलिन। तो डू इंसुलिन लैब में डी पर अ ड्रग हो सकता है विच इज कॉल्ड डिजिटेलस नोन एज डिजॉक्सिन। फिर ओ पर ऑस्मोलरिटी बढ़ सकती है, तो इट इज कॉल्ड हाइपर ऑस्मोलरिटी। फिर इंसुलिन डेफिशिएंट भी हो सकता है, डिफिशिएंसी। एल पर लाइट्स ऑफ सेल, ए पर
एसिडोसिस एंड बीटा ब्लॉकर, बीटा एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट। एक आप लोग ये याद रखें, दैट विल हेल्प यू टू रिमेंबर द कॉज ऑफ हाइपरकैलेमिया। क्लियर है। अब आते हैं हाइपोकैलेमिया की तरफ कि हाइपोकैलेमिया क्यों। हाइपोकैलेमिया में क्या होता है, आप लोगों ने ये बताना है कि जो हाइपोकैलेमिया है इसमें पोटाशियम जो है वो ब्लड से सेल में जाएगा, मतलब जिस तरह ये सेल से ब्लड में जा रहा था, तो हाइपोकैलेमिया पेशेंट में ब्लड से पोटाशियम किधर जाएगा, सेल में जाएगा, तो बाहर उसका लेवल कम रह जाएगा। उसका जनाब एक है हाइपोऑस्मोलरिटी। इस चीज में हाइपोऑस्मोलरिटी, इसका अपोजिट है हाइपोऑस्मोलरिटी। ठीक है, हाइपोऑस्मोलरिटी नंबर 1। हाइपोऑस्मोलरिटी के बाद इंसुलिन का बढ़ जाना, एक्सेस इंसुलिन। अगर इंसुलिन बढ़ जाए, एक्सेस इंसुलिन, तो प्लीज याद रखें एक्सेस इंसुलिन, उसमें भी जनाब क्या होता है, हाँ जी, हाइपोकैलेमिया। ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे, ये इंपोर्टेंट है। अब इंसुलिन का बढ़ जाना ये कब हो सकता है, दो कंडीशन में। नंबर 1, बीटा सेल कैंसर। अगर पेंक्रियाज के अंदर बीटा सेल की कैंसर हो जाए और उसमें किस चीज का लेवल बढ़ जाए, इंसुलिन, कंडीशन इज कॉल्ड इंसुलिनोमा। इसको क्या कहते हैं, इंसुलिनोमा। दिस इज द कैंसर वेयर इंसुलिन इज वेरी वेरी हाई। नंबर 2, हाँ जी, ट्रीटमेंट ऑफ DM1। अगर टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट इंसुलिन इंजेक्शन ले रहे और वो हद से ज्यादा ले ले, तो उसमें भी इंसुलिन का लेवल क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। तो जब भी किसी पेशेंट में ब्लड के अंदर इंसुलिन लेवल ज्यादा हो, तो प्लीज बीइंग अ डॉक्टर दो बातें याद रखना है, या तो उसको बीटा सेल का कैंसर है या उसने इंजेक्शन में इंसुलिन डोज ज्यादा लगाई है। क्लियर है कि नहीं, क्योंकि जो टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट है वो मेडिसिन में टैबलेट ज्यादा ले रहे, इंसुलिन इंजेक्शन लेते हैं। इंसुलिन, अगर इंसुलिन इंजेक्शन वो ज्यादा ले ले तो ब्लड के अंदर उसका इंसुलिन लेवल क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। अगर एक पेशेंट डायबिटिक नहीं है, वो कहता है कि मैंने तो कभी इंसुलिन इंजेक्शन लगाई ही नहीं है, फिर भी उसके अंदर ब्लड में इंसुलिन का लेवल क्या है, ज्यादा, तो फिर ये इंसुलिन रिलीजिंग सेल का क्या हो सकता है, कैंसर, व्हिच इज कॉल्ड इंसुलिनोमा। और दो सेल विच रिलीज इंसुलिन इज कॉल्ड ऑफ बीटा सेल। अब यहाँ पे याद रखें, जो बीटा सेल है ये जब इंसुलिन बनाता है तो उसका सबसे जो पहला इनएक्टिव फॉर्म बनता है उसका नाम है प्री प्रो इंसुलिन। अब मैं यहाँ पे प्लीज याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज बीटा सेल ऑफ व्हाट, पेंक्रियाज। जो पेंक्रियाज है उसकी बीटा सेल में इंसुलिन का जो फर्स्ट इनिशियल इनएक्टिव फॉर्म बनती है उसको क्या कहते हैं, प्री प्रो इंसुलिन। इस प्री प्रो इंसुलिन कन्वर्ट इनटू प्रो इंसुलिन, इसमें क्या कन्वर्ट होता है, प्रो, और प्रो इंसुलिन जब ब्रेक होता है इसमें इंसुलिन प्रॉपर में कन्वर्ट होता है। लेकिन एक बात याद रखें, जब प्रो इंसुलिन को हम कन्वर्ट करते हैं इंसुलिन में, तो यहाँ पे एक प्रोटीन रिलीज होता है जिसका नाम सी पेप्टाइड है। याद है कि नहीं, जिसका नाम क्या है, सी पेप्टाइड। तो सी पेप्टाइड इज अ प्रोटीन which is released when convert proinsulin into insulin। अब आप लोग को ख्याल में, अगर एक बंदा है उसके ब्लड में इंसुलिन का लेवल बहुत ज्यादा मिल जाए, एक्सेस से इंसुलिन मिल जाए, तो आपके जहन में दो चीजें, या तो उसने बाहर से ड्रग में ली है या उसका बीटा सेल के अंदर कैंसर है। तो आपने फिर कैसे मालूम करना है, अगर बंदा झूठ भी बोलता है कि मैंने इंसुलिन नहीं लिया है, तो आपने नेक्स्ट क्या चेक करना है, सी पेप्टाइड चेक करना है। क्योंकि अगर सी पेप्टाइड इंसुलिन के साथ एक जैसा बढ़ता जा रहा है तो फिर ये एंडोजीनियस सोर्स है, बीटा सेल का मसला है। लेकिन अगर इंसुलिन ज्यादा के साथ सी पेप्टाइड इंक्रीज नहीं हुई है तो इस बंदे ने ये बाहर से ली है, क्योंकि बाहर से जो बंदा इंसुलिन लेता है वो इस एक्टिव शक्ल में होता है। लेकिन अगर वो बॉडी बनाती है तो फिर उसने इन स्टेप से गुजरना होगा, और जब बॉडी बनाती है तो उसमें किस चीज का लेवल बढ़ेगा, सी पेप्टाइड। तो हाउ टू डिफरेंशिएट एंडोजीनियस इंसुलिन फ्रॉम एक्सोजीनियस to increase check the level of C पेप्टाइड। हम क्या चेक करते हैं, C पेप्टाइड। ये बात समझ रहे हैं कि नहीं, ये इंपोर्टेंट है। तो हम क्या चेक करेंगे, C पेप्टाइड। अब इधर देखें, ये जो इंसुलिन है ये क्या करता है, एक्चुअली हमारे पास जो बॉडी है, बॉडी के अंदर हर सेल में आप लोगों को पता है सोडियम पोटाशियम ATPase पंप होता है कि नहीं। इस पंप का काम, हाँ जी, 3 सोडियम को बाहर निकालना, हाँ जी, और 2 पोटाशियम को अंदर लेके आना। बात समझ रहे हैं कि नहीं। दिस इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट या पैसिव, ये एक्टिव है क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है, और ये एंटीपोड है, उस पर ATP लगेगी, तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। अब इधर प्लीज MCQs है, जो बंदा ये सीखेगा उसका आंसर क्लियर हो जाएगा कि अगर जो सोडियम पोटाशियम ATPase पंप है, इट इज प्लस का मतलब एक्टिवेटेड बाई व्हाट, इंसुलिन। इंसुलिन जो बंदा लेगा या जिस बंदे की बीटा सेल से इंसुलिन की रिलीज बढ़ेगी तो वो हर सेल पे जाकर सोडियम पोटाशियम ATPase एक्टिविटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब आप लोग मुझे ये बताएं
जितना इंसुलिन ज़्यादा होगा ये पंप ज़्यादा चलेगा कि नहीं, ज़्यादा चलेगा। और इस पंप में ज़्यादा चलने का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या चीज़ अंदर आएगी, पोटाशियम। तो पोटाशियम का लेवल सेल के बाहर ब्लड में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, विच कैन कॉज हाइपोकैलेमिया। क्लियर है कि नहीं। तो अगर कोई आप लोगों से ये पूछे व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इंसुलिन विच कैन कॉज हाइपोकैलेमिया, द आंसर इज because insulin increase the activity of sodium potassium ATPase pump। याद रहेगी क्या नहीं, ये सोडियम पोटाशियम ATPase पंप की एक्टिविटी को क्या करती है, इंक्रीज करती है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे लेके, हाँ जी, अल्कलोसिस लिख सकता हूँ क्या नहीं, क्योंकि एसिडोसिस की वजह से क्या होता है, हाइपरकैलेमिया, लेकिन अल्कलोसिस की वजह से क्या होगी, हाइपोकैलेमिया। याद रहेगा कि नहीं, इसका उल्टा है एसिडोसिस एंड अल्कलोसिस। अब आप लोग मुझे ये बताएं कि जो सेल है, इधर देखिए सेल, इस सेल से बाहर अगर अल्कलोसिस है, अल्कलोसिस के अंदर पीएच बढ़ता है कि कम होता है, बढ़ता है। पीएच बढ़ने का मतलब कि एच आयन की लेवल क्या है, कम है। एच कम का मतलब कि पीएच बढ़ गया है, ये अपोजिट है, क्योंकि एच तो एसिड है। अब अगर ये कम है तो पीएच इंक्रीज होगा कि डिक्रीज, इंक्रीज, अल्कलोसिस है। अब इस कमी को पूरी करने के लिए सेल बाहर जहाँ क्या भेजेगा, एच आयन, क्योंकि जहां पे कमी होगी उसकी तरफ चीज जाएगी। अगर यहाँ पे पहले से ज्यादा था तो ये अंदर जा रहा था, अभी अल्कलोसिस है जहाँ पे एच का लेवल कम है, तो उसको पूरा करने के लिए सेल कंटिन्यूसली क्या भेजेगी, एच आयन। लेकिन जब एच बाहर आएगा तो बाहर से ब्लड से क्या चीज अंदर जाएगी, पोटाशियम। तो जितना एच बाहर आएगा पोटाशियम अंदर जाएगी, तो पोटाशियम का लेवल ब्लड में क्या हो जाएगा, कम, विच कैन कॉज हाइपोकैलेमिया। तो भाई ये हाई यील्ड क्वेश्चन है, और मैं आप लोगों को अपनी स्टोरी बताऊं, यकीन करें बिलीव में, ये जो हाइपरकैलेमिया की पोटाशियम पे इफेक्ट है, ये मैंने FCPS पार्ट 1 में सीखी थी। क्लियर है क्या नहीं, क्योंकि आप लोग जो है ना MBBS पढ़ पाएंगे तो नहीं पता होगा कि यार ये चीजें क्या है। एक्चुअली ये जो एसिडोसिस अल्कलोसिस है, इस पे तुक्के नहीं लगाना, बस ये थोड़ी सी लॉजिकल चीजें हैं जहाँ पे अपने आप के लिए एक चीज ड्रा कर लेना और उसमें आप लोगों ने बताना है। अब देखें, आप लोगों को मैं एक और मिसाल देता हूँ। अभी हमने कहा था कि जो पोटाशियम है वो न्यूरॉन के अंदर इम्पल्स को ट्रांसफर करने में हेल्प करती है। अब वो कैसे, तो ये चीज अगर आप लोग थोड़ा सा सोचे, एक्शन पोटेंशियल हमने पढ़ा था, उसमें रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, तो उसमें पोटाशियम इफ्लक्स का जिक्र है कि नहीं। और जब तक पोटाशियम काम नहीं करेगा तो एक्शन पोटेंशियल नहीं चलेगा, एक्शन पोटेंशियल नहीं चलेगा, प्लेटू फॉर्मेशन नहीं होगा, तो न्यूरोनल एक्टिविटी भी नहीं चलेगी। अगर थोड़ा बहुत ये चीजें आप लोग लिंक करते हैं तो दे ऑल आर कोरिलेंट विद ईच अदर। क्लियर है। और आखिर में लेके बीटा एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट, या इसको लेके बीटा एगोनिस्ट, जो बीटा रिसेप्टर एगोनिस्ट है ये हाइपोकैलेमिया करता है। देखिए बीटा ब्लॉकर हाइपरकैलेमिया करता है और बीटा रिसेप्टर एगोनिस्ट क्या करता है, ये हाइपोकैलेमिया का। इसका एग्जांपल सल्ब्यूटामोल का नाम सुना है। फॉर एग्जांपल इसका जो एग्जांपल है दैट इज सल्ब्यूटामोल, फॉर्मेट्रोल, ठीक है, हर्बो ड्रग जो बीटा रिसेप्टर पे जाकर एक्टिवेशन करे उसका नाम बीटा एगोनिस्ट है। सल्ब्यूटामोल, फॉर्मेट्रोल, ठीक है, ये सारे की सारी चीजें, ठीक है, ओके। तो एक्चुअली ये सारे के सारे, अब देखें दो बात याद रखें, जो इंसुलिन है, इंसुलिन फॉर एग्जांपल अगर इसको मैं लिखूं इंसुलिन, मैं कहता हूं जनाब इंसुलिन अगर हम किसी को देंगे तो इसका काम यह है कि ये सेल को पोटाशियम अंदर पे, सेल को पोटाशियम देगा या सेल से पोटाशियम लेगा। शाबाश। इंसुलिन इज अ हार्मोन, या इट इज आल्सो यूज्ड एज इंजेक्शन फॉर डायबिटीज। इसका काम ब्लड से पोटाशियम सेल में देना है। इसका मतलब यह है, जैसे हमने याद किया था एमबीबीएस में कि यार इंसुलिन का इफेक्ट किस पे देखना है, पोटाशियम। इसका पहला वर्ड, इंसुलिन का पहला वर्ड क्या है, IN। तो IN स्टैंड फॉर इनसाइड। इसका मतलब यह है कि जब हम इंसुलिन देंगे तो वो पोटाशियम को किधर लेके जाएंगे, इनसाइड। इंसुलिन के होते हुए पोटाशियम जितना ज्यादा अंदर जाएगा तो ब्लड में इसका लेवल कम हो जाएगा। इंसुलिन के होते हुए हाइपोकैलेमिया, इंसुलिन डेफिशिएंसी की वजह से हाइपरकैलेमिया होता है। क्लियर है कि नहीं। इंसुलिन का पहला वर्ड IN है। IN मीन इनसाइड पोटाशियम। ये पोटाशियम की शिफ्ट को बढ़ाता है लेकिन सेल के अंदर, ये पोटाशियम को सेल में डालता है। क्लियर है कि नहीं। अब यहाँ पे दो बातें याद रखना है कि जो हाइपरकैलेमिया और हाइपोकैलेमिया है, इसमें दो चीजें ये इंपॉर्टेंट है कि अगर पोटाशियम की लेवल कम हो जाए या पोटाशियम की लेवल बढ़ जाए, आप लोग इसके नीचे लेके, मतलब क्लिनिकल फीचर हाइपरकैलेमिया वाले के नीचे लेके, इसमें लेके नंबर 1 मसल वीकनेस क्या हो जाता है,
मसल वीकनेस, अगर किसी का पोटाशियम लेवल बढ़ जाए, इट विल नॉट अलो द मसल टू वर्क प्रॉपरली, मसल वीकनेस। नंबर 2, एबनॉर्मल कार्डियक रिदम। हमने ये बात की थी कि पोटाशियम बढ़ना या कम होने से कार्डियक एक्टिविटी इफेक्ट हो सकती है, एरिथमियास करा सकती है। तो एबनॉर्मल कार्डियक एक्टिविटी, जो कार्डियक एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, एबनॉर्मल, अगर पोटाशियम की लेवल बॉडी में क्या है, इंक्रीज है। नेक्स्ट है, इट कैन आल्सो अफेक्ट द लिवर, तो नोजिया एंड वॉमिटिंग। ये मैं कह रहा हूँ, ये जो चीजें लेकर आओ क्लिनिकल फीचर, ये इसके नीचे लिखते जाए, मतलब ये वो क्लिनिकल फीचर है जिसमें पोटाशियम का लेवल क्या हो चुका है, बढ़ चुका है, हाइपरकैलेमिया। तो इसके नीचे नोट के नीचे क्लिनिकल फीचर में लिखे कि पोटाशियम लेवल इज हाई, हाउ द पेशेंट विल प्रेजेंट इट। तो नंबर 1 इज मसल वीकनेस, abnormal cardiac activity which is called palpitation as well as nausea and vomiting। अब इस बंदे की हम डायरेक्ट ईसीजी करते हैं। देखिए क्लिनिकल फीचर इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट व्हाट इम्पोर्टेंट इज फॉर हाइपरकैलेमिया इज ईसीजी। हम क्या करेंगे, ईसीजी। इस बंदे को बैठे बैठा यार, देखिए अगर एक बंदा है उस पर छाती का पेन आ जाए, चेस्ट पेन आ जाए, बैठे बैठा है उसकी पल्पिटेशन हो, तो आप डायरेक्ट उसको क्या करते हैं, ईसीजी। हम कहते हैं इमरजेंसी में डॉक्टर ने ईसीजी कराई है, चाहे उसका काज हाइपरकैलेमिया हो या ना हो, लेकिन एबनॉर्मल पल्पिटेशन के अंदर हम क्या कराते हैं, ईसीजी। अब यहाँ पे हम सिक्यूज में याद रखें कि टाल पीक टी वेव, यहाँ पे लेके या इसमें लेके टाल टेंटेड पीक टी वेव, जिसने ये वर्ड याद किया तो उसका हाइपरकैलेमिया वाला टॉपिक क्लियर हो गया। क्लियर है कि नहीं? इसका मतलब यह है कि टाल टेंटेड पीक टी वेव, ईसीजी के अंदर जो चेंजेस आती है हाइपरकैलेमिया की वजह से, दैट विल बी टी वेव प्रॉब्लम। किसमें, टी वेव। अब देखिए ईसीजी में द फर्स्ट वेव वाज पी वेव, याद है कि नहीं? फिर पी के बाद ये क्यूआरएस क्या है, कॉम्प्लेक्स है, दैट इज क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। फिर इसके बाद आखिर में टी वेव, ये क्या है, टी वेव है। अगर हम हाइपरकैलेमिया पेशेंट की ईसीजी करें, इधर देखें, और वो हमें कुछ यूं मिल जाए, फॉर एग्जांपल इस तरह मिल जाए, इसका मतलब दिस इज नॉर्मल, दीज आर ऑल नॉर्मल, लेकिन व्हाट इज द प्रॉब्लम इन टी वेव। अब अगर टी वेव इतनी लंबी हो जाए, टेंटेड हो जाए, टाल हो जाए कि वो मैक्सिमम किसको क्रॉस करे, आर वेव, तो उसको हम टाल टेंटेड पीक टी वेव कहते हैं। इट इज अ साइन ऑफ हाइपरकैलेमिया। ये भी एग्जाम में आता है कि जो हाइपरकैलेमिया का पेशेंट है उसकी ईसीजी चेंजेस क्या है, दैट विल बी टाल टेंटेड पीक टी वेव। क्लियर है कि नहीं? एग्जाम में आता है, प्लीज रिमेंबर, और हमने हर एग्जाम में ये चीज फेस की है। क्लियर है? अब यहाँ पे दूसरे साइड पे हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया का पेशेंट जब भी आता है, अगेन मसल वीकनेस, इसमें भी मसल वीकनेस, अगेन इसके अंदर पाल्पिटेशन, एबनॉर्मल रिदम ऑफ द हार्ट, क्योंकि हार्ट की जो रिदम है उसको मेंटेन करना, दैट इज द पोटाशियम फंक्शन, ज्यादा या कम होने की वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है। और नेक्स्ट है डिस्पेप्सिया, मतलब ये लोग ये कहते हैं ये जनाब डाइजेशन वगैरह की नहीं होती, जब डाइजेशन नहीं होगी देयर विल बी नोजिया एंड वॉमिटिंग। इसका मतलब ये है कि मेजॉरिटी डॉक्टर विल टेल यू कि द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ हाइपरकैलेमिया इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द क्लिनिकल फीचर ऑफ हाइपोकैलेमिया, मतलब दोनों सेम आते हैं। फिर व्हाट वी कैन डिफरेंशिएट कैसे, नंबर 1 ईसीजी चेंजेस, नंबर 2 सीरम पोटाशियम लेवल, सीरम पोटाशियम चेक करते हैं। अब यहाँ पे याद रखें कि जब हम ईसीजी करते हैं तो पैथोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल का मतलब एबनॉर्मल, इसमें लेके यू वेव, क्या आएगा, यू वेव। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट विच इज रिमेंबर फॉर द एग्जाम बाय एवरीवन, फ्लैटनिंग ऑफ टी वेव। क्या होता है, फ्लैटनिंग ऑफ टी वेव। इधर देखें, नॉर्मली टी वेव इस तरह होना चाहिए, अगर टी वेव इस तरह आ जाए, फॉर एग्जांपल इस तरह, मतलब ऐसा हो कि जिसका पता ही ना चले, बिल्कुल आइसो इलेक्ट्रिक लाइन जैसा आ जाए, तो इसको हम कहते हैं फ्लैटनिंग ऑफ टी वेव। और जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, इसके बाद अगर वेव है नॉर्मल तो क्या है, टी वेव। अगर इस क्यू आर एस के बाद यहाँ पे एक और वेव इस तरह आ जाए तो इसको हम कहते हैं पैथोलॉजिकल यू वेव। तो पैथोलॉजिकल यू वेव एंड फ्लैटनिंग ऑफ द टी वेव, दैट इज द क्लिनिकल ईसीजी पैटर्न ऑफ दिस कंडीशन हाइपोकैलेमिया। ये सारे के सारे एमसीक्यूज है, ठीक है ना? तो हाइपरकैलेमिया और हाइपोकैलेमिया, इन दोनों में आप लोगों ने याद रखना है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन कि जो हाइपरकैलेमिया पेशेंट है, हाइपरकैलेमिया, इसकी जनाब ड्रग ऑफ चॉइस टू प्रिवेंट एरिथमियाज, वो कौन सा ड्रग है कि हम फर्स्ट लाइन देंगे जिससे हम पेशेंट में एरिथमियाज को कंट्रोल कर सके।
आंसर इज कैल्शियम ग्लूकोनेट, कैल्शियम gluconate. So please remember, calcium gluconate is the drug which is given for a patient who is suspected for hyperkalemia and the patient has a greater risk for what? Cardiac arrhythmia. अब पोटाशियम का जो नॉर्मल अपर लिमिट है वो कितना है? 5.5. अगर एक पेशेंट है उसका पोटाशियम वैल्यू 6 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर आ जाए, ये क्या है? हाइपरकेलेमिया है, लेकिन इस बंदे को स्टिल एरिथमिया का रिस्क नहीं है अगर इसका हार्ट ठीक है, क्योंकि अगर पहले से कोई कार्डियक पेशेंट है तो उसमें तो एरिथमिया इस लेवल पे भी हो सकती है। लेकिन अगर एक बंदा है उसका हार्ट हेल्दी है और उसका पोटाशियम लेवल 5.5 की बजाय किस चीज को क्रॉस करे? 6.5. नाउ दिस इज द लिमिट वेयर देयर इज इंक्रीज चांस ऑफ एरिथमिया। क्लियर है कि नहीं? ये भी आता है कि 5.5 से अगर ये 6.5 पे चला जाए, अगरचे हाइपरकेलेमिया है लेकिन एरिथमिया के चांसेस नहीं होते। एरिथमिया के चांसेस तब बढ़ते हैं व्हेन पोटाशियम एक्सीड फ्रॉम विच वैल्यू? 6.5. ये भी इंपॉर्टेंट है, ये क्लिनिकल पॉइंट है। नेक्स्ट यहाँ पे लेके इस पेशेंट को कैल्शियम ग्लूकोनेट के साथ साथ हम इंसुलिन देंगे। क्या देंगे? इंसुलिन। लेकिन एग्जाम में आता है इंसुलिन विद नॉर्मल सलाइन या इंसुलिन विद डेक्सट्रोज देंगे। आंसर इज इंसुलिन विद डेक्सट्रोज देते हैं। क्या कहते हैं? इंसुलिन विद डेक्सट्रोज। आप लोगों को पता होना चाहिए इंसुलिन का काम इनसाइड करना है पोटाशियम को। इसका मतलब इंसुलिन का काम ब्लड से पोटाशियम को लेकर किस में डालना है? सेल में। वे हाई पोटाशियम को क्या करता है? काम। इसलिए इंसुलिन इज द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरकेलेमिया। इंसुलिन हम डायबिटिक पेशेंट में भी देते हैं, इंसुलिन हम हाइपरकेलेमिया में। लेकिन इंसुलिन फिर सिर्फ न के पोटाशियम को डालेगा, किसको भी डालेगा? ग्लूकोज। तो इंसुलिन इंड्यूस हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है कि नहीं? उस हाइपोग्लाइसीमिया को प्रिवेंट करने के लिए हम साथ में डेक्सट्रोज मिलाते हैं। क्लियर है कि नहीं? यहाँ पे दो बातें याद रखें। इंसुलिन इसलिए देते हैं कि वो हाई पोटाशियम को सेल में डाले, उसको कम करे, और दूसरी बात डेक्सट्रोज इसलिए लगाते हैं कि इंसुलिन इंड्यूस हाइपोग्लाइसीमिया ना हो जाए। क्लियर है? अगर इससे भी काम ना चले, नेक्स्ट देखे बीटा ब्लॉकर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? बीटा ब्लॉकर। आप लोगों को पता है कि हाइपरकेलेमिया पेशेंट में एबनॉर्मल कार्डियक एक्टिविटी है, पाल्पिटेशन है। पाल्पिटेशन को कम करने के लिए क्या देते हैं? बीटा ब्लॉकर। और बीटा ब्लॉकर का एक काम यह है कि एक्सेस जो है, ये जो पोटाशियम है, ये जो यहाँ पे बीटा एगोनिस्ट देंगे। क्या देंगे? बीटा एगोनिस्ट। एगोनिस्ट इसलिए देते हैं, ये क्या करता है? ये पोटाशियम को अंदर डालता है। ये क्या करता है? अंदर डालता है, और हमने हाई पोटाशियम को कम करना है। क्लियर है कि नहीं? लेकिन जो पल्पिटेशन है उसके लिए हम वीक बीटा ब्लॉकर देंगे। वीक बीटा सेलेक्टिव देंगे, नॉन सेलेक्टिव नहीं देंगे। लेकिन जो सेलेक्टिव है उसमें एटिनिलोल वगैरह आता है, और ये इसलिए देते हैं कि ताकि बीटा ब्लॉकर ज्यादा ना दे, वरना वो खुद क्या करा सकता है? हाइपरकेलेमिया करा सकता है। तो बीटा एगोनिस्ट इज द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरकेलेमिया। क्लियर है कि नहीं? तो आप लोग अगर ये ना भी लिखे, नो प्रॉब्लम। द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज बीटा एगोनिस्ट। अब आप लोग कहोगे कि एरिथमियास के लिए फिर क्या देंगे, या आप लोग कहोगे कि पल्पिटेशन को कैसे डील करेंगे? इसका सिंपल आंसर ये है कि अगर हम कास को डील करें, कास का मतलब ये है कि यहाँ पे पल्पिटेशन का मतलब एक्सेस पोटाशियम है। अगर मैं ऐसा ड्रग दूं कि जिससे मैं पोटाशियम ड्रास्टिकली कम करूं, तो पल्पिटेशन बहुत कम हो जाता है। क्लियर है कि नहीं? तो हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की बजाय उसकी कॉजेटिव प्रॉब्लम क्या करते हैं? ट्रीट करते हैं। तो दिस इज द ट्रीटमेंट। द ड्रग ऑफ चॉइस टू ट्रीट इरिथमिया फॉर हाइपरकेलेमिया कैल्शियम ग्लूकोनेट। लेकिन इंसुलिन विद डेक्सट्रोज देते हैं और साथ में बीटा एगोनिस्ट भी देते हैं। ठीक है जी? तो दिस वर्ड और इसका लेके हाइपोकेलेमिया, इसकी ट्रीटमेंट में लेके पोटाशियम इन्फ्यूजन करते हैं। क्या करते हैं? पोटाशियम इन्फ्यूजन। हम बाहर से इस पेशेंट को पोटाशियम देते हैं, क्योंकि इसमें तो पोटाशियम की लेवल कम है, तो हम क्या देंगे? पोटाशियम इन्फ्यूजन कराएंगे। हम पोटाशियम देंगे और बीटा एंटागोनिस्ट देते हैं। ठीक है? और इसके साथ साथ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि पोटाशियम देने के बाद हम कीप वॉच ऑन द पोटाशियम लेवल इन द ब्लड। हम पोटाशियम पे नजर रखेंगे, हर इन्फ्यूजन के बाद एक टेस्ट करेंगे। ऐसा ना हो कि आप देते रहे और इसका लेवल नॉर्मल से भी क्या हो जाए? बढ़ जाए। क्लियर है? तो एक बात में अगर हम इसको सम अप करें, पोटाशियम चाहे कम हो जाए चाहे ज्यादा हो जाए, इट प्रीडोमिनेटली अफेक्ट द हार्ट। इसलिए पोटाशियम इज अ कार्डियोटॉक्सिक इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या है? कार्डियोटॉक्सिक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है जी? So this what is the difference between hyper versus hypokalemia.
हाइपरकेलेमिया में टाल टेंटेड टी वेव आएगी। जो हाइपोकेलेमिया है उसमें पैथोलॉजिकल यू वेव एंड फ्लैटनिंग ऑफ द टी वेव आती है। ठीक है, ब्रेक कर बस वही वो भी देते हैं, वो भी पोटाशियम है, पोटाशियम क्लोराइड के आई आता है, पोटाशियम आयोडाइड, इन सब में पोटाशियम, वो भी हाइपोकेलेमिया में देते हैं। अगर एरिथमिया पेशेंट है और उसको ये केसीएल वगैरह देते हैं तो इसका फिर मतलब ये होगा कि मे भी उस बंदे को एरिथमिया का वजह हाइपोकेलेमिया हो, इसलिए उसको वो देंगे। ठीक है, नमाज के लिए आज ऐसा बस 15 मिनट ब्रेक।